क्या मुझे मारने आए हैं बेसिकली? नहीं सर, इस गाड़ी पे आए हैं सर। हमारे पास 2-3 की आती है सुबह। खांसी मुझे भी सुबह से लगी हुई है। आगे आपकी मर्जी है सर, एक दूसरे को लेके डूबते हैं। वो शेर भी है ना, तो डूबे सनम साहब का तुझे टीचर को सनम कह रहे, शौक है समझ नहीं शौक है इसकी। यार हाँ, मैंने भी देखा है कि फाइनल एटलीस्ट करते हैं मिड की। हाँ, मिड मैंने दिया सवाल भी ठीक है वाले नहीं किया। सर हमारी असाइनमेंट का टाइम नहीं चेंज हो सकता? नहीं, देखें आपका कितनी हुई, आपकी जितनी होगी वो कर दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अटेम्प्ट करें। मैंने आपको पहले कह दिया कि अगर गलती है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अटेम्प्ट करें और कोशिश करके, ये नहीं कि चलो जी क्वेश्चन लिख दिया और सबमिट कर दिया। अगर थोड़ा मिस भी हो जाता है आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का, तो अगले हफ्ते में फिर आपके नंबर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। जैसा हमें सुनने में हमारे सीनियर्स ने भी कहा था कि आईसीटी के साथ डॉक्टर आदित्य खान बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह तरह की प्रमोशन भी होगी, बच्चे अच्छे पास करते हैं। चेयरपर्सन बना देंगे यार। एक मिनट, मैंने काफी ज्यादा सी माइनस भी दिए जब मैं सी माइनस से ज्यादा देता हूँ तो फिर जो है डिपार्टमेंट मुझे कहते हैं कि क्या हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली मेरा एक इशू था सर, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी 7 और 8 दिसंबर को सर। तो मैं किसी सारा दिन तकरीबन बेड पे ही था, तो सर मैं असाइनमेंट नहीं कर पाया 8 दिसंबर वाली। तो सर काइंडली वो कुछ हेल्प हो सकती है? 3 असाइनमेंट ड्रॉप हो जाएगी, बाकी करना है। ठीक है, सॉरी सर। 4 असाइनमेंट्स ड्रॉप होंगी तो बाकी कर लें। ओके, तो ये मैं फिर वो 8 दिसंबर वाली छोड़ दूं? एक असाइनमेंट से आपका कोई ग्रेड पे फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर सर 5 एक्चुअली असाइनमेंट आप सर नहीं एक्चुअली करते फिर दो असाइनमेंट थी। ठीक है, 2 भी ड्रॉप हो जाएंगे, 3 भी ड्रॉप हो जाएंगे, उससे ज्यादा ना करें। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। ऑलराइट क्लास, शुरू करते हैं। ठीक है, पिछले सेशन में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से बात शुरू की थी। पहले मेन जो हमने बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होता है। तो अगर एक जुमले में रोल की बात करना चाहें तो वो ये होता है कि कंप्यूटर की रिसोर्सेज हैं जिन्हें फेयरली और एक एफिशिएंट मैनर में आपने शेयर करना है बिटवीन मल्टीपल कंपीटिंग प्रोसेसेस। ठीक है, यानी आपका सीपीयू एक है तो कौन सी प्रोसेस जो है उसकी कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है आएगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, किसको बाहर निकाला जाएगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है, फिर हमने मेमोरी मैनेजमेंट की बात की थी कि कोई भी प्रोग्राम रन करना है उस प्रोग्राम को पहले हार्ड डिस्क से उठा के मेमोरी में लाना पड़ता है और फिर मेमोरी से उसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन शुरू होती है। ठीक है, तो उसमें भी हमने ये बात की थी कि मेमोरी कैसे मैनेज होती है, रैम में कितने प्रोसेसेस पड़े होंगे, कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, तो वो सारा जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। आज हमारा आखिरी टॉपिक है और वो है कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, उनमें से एट एनी गिवन टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस रन कर सकती है।
और बाय द वे इस कोर्स के लिए मैंने आपको कहा था कि आप अज्यूम कर लें कि आपका एक ही प्रोसेसर है मशीन में। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं या फिर मल्टीपल कोर्स हैं तो फिर चीज़ें थोड़ी फ़र्क हो जाती हैं, पर यही कॉन्सेप्ट उन पे भी अप्लाई होता है। पर रादर दैन कि सिर्फ एक प्रोसेसर पे अप्लाई होने के, आप वो 4 प्रोसेसर में या जितने भी आपकी प्रोसेसर हैं उन सारों पे अप्लाई हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। तो इस कोर्स में सिंपल रखने के लिए आप अज्यूम करें कि एक ही प्रोसेसर है, ठीक है। तो एक प्रोसेसर है, उसमें एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा, एक प्रोग्राम काउंटर होगा, विच मीन्स कि एट एनी गिवन टाइम एक ही प्रोसेस रन कर सकती है, ठीक है। तो कौन सी प्रोसेस रन करेगी, कितनी देर तक रन करेगी, कब उसे रोकना है, उसे बाहर निकाल के उसकी जगह किसी और प्रोसेस को लेके आना है, ठीक है। तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आज हमने इस प्रोसेस मैनेजमेंट पे बात करनी है। तो पहली चीज तो ये है कि आपका कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा हो तो उसकी आपके प्रोग्राम की एक सर्टेन स्टेट होती है, ठीक है। जब आपने डबल क्लिक किया है तो उसका मतलब है कि आपने इंटरेस्ट शो कर दिया कि उस प्रोग्राम को रन करना है। तो वो जो स्टेट होती है वो फिर वो न्यू स्टेट होती है कि अभी बस प्रोग्राम ने इंटरेस्ट शो किया है कि रन करना है, अभी हुआ कुछ नहीं है, ठीक है। न्यू से वो फॉरन रेडी स्टेट में आ जाता है। रेडी स्टेट का मतलब है कि ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है। अब जैसे ही सीपीयू इसे बारी देगा वो रन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये रेडी स्टेट है। अब रेडी स्टेट से क्या होता है, आपके पास जैसे ही सीपीयू किसी प्रोसेस को बारी देता है, उसे इजाजत देते हैं कि अब तुम एग्जीक्यूट करना शुरू हो, उसके इंस्ट्रक्शन को लेके आता है प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। तो वो जो स्टेट है वो पे रनिंग स्टेट में प्रोसेस चली जाती है। रनिंग का मतलब है कि अब ये एक्चुअल इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, यानी जो फेच एग्जीक्यूट साइकिल था कि एक इंस्ट्रक्शन फेच हुई है, एग्जीक्यूट हुई है, फिर अगली इंस्ट्रक्शन फेच हुई है, एग्जीक्यूट हुई है, वो अब इस प्रोसेस के लिए होना शुरू हो गया, ठीक है। अब रनिंग प्रोसेस के लिए दो पॉसिबिलिटीज होती हैं स्टेट की कि अब इससे वो किस स्टेट में जा सकता है। एक्चुअली तीन होती है। एक पॉसिबिलिटी है कि जितनी लाइंस ऑफ कोड थी सारी की सारी एग्जीक्यूट कर गई हैं और आपका प्रोग्राम जो है, आपकी प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट कर जाएगी। इसका मतलब है कि खत्म हो गया है, रैम से भी बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि प्रोसेस रन कर रही थी, अब वो प्रोसेस किसी चीज का इंतजार करना शुरू हो गया, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आपकी हार्ड डिस्क है, अब हार्ड डिस्क में अगर कोई प्रोसेस राइट करना शुरू हो गई है या वहां से रीड करना शुरू हो गया है तो क्या होगा कि वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था पिछली क्लासेस में कि वो बहुत स्लो प्रोसेस है। रैम से कॉपी करना, रैम में कॉपी करना जल्दी हो जाता है। हार्ड डिस्क मैकेनिकल मोशन है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कॉपी करने में, ठीक है। तो एक और चीज है कि प्रोसेसर का काम जैसे अब आपकी प्रोसेस इंस्ट्रक्शन थी कि हार्ड डिस्क में कुछ राइट करना है, तो प्रोसेसर क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और वो कॉपीइंग जो है वो कॉपीइंग जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। और वो कॉपी करने के लिए आपको प्रोसेसर नहीं अब चाहिए, ठीक है। प्रोसेसर ने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए कि कॉपी कर दो। अब जब तक वो कॉपी हो रहा है प्रोसेसर कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। प्रोसेसर का वक्त जाया हो रहा है। तो इन दैट केस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है कि जो प्रोसेस रन हो रही थी और जो अब इनपुट आउटपुट की वजह से आप इंतजार कर रही है, तो वो वेटिंग पीरियड में, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। वेटिंग का मतलब है कि अब प्रोसेसर जो है उस प्रोसेस के किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा टिल सच टाइम कि वो जो ऑपरेशन था वो कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो उस टाइम में फिर क्या होगा कि वो स्टेट तो उस रनिंग प्रोसेस की स्टेट वेटिंग हो जाएगी और इन द मीन टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रेडी स्टेट में से जो भी प्रोसेस रेडी थी उनमें से किसी एक को रनिंग में ले आएगा और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। इन द मीन टाइम जब वेटिंग पीरियड खत्म हो जाता है, जो इनपुट आउटपुट हो रही थी वो सारी रैप अप हो जाती है, तो क्या होगा कि वो प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आ जाएगी कि वो बेसिकली अब कह रही है कि मैं तैयार हूं, जैसे मुझे सीपीयू इजाजत देगा मैं एग्जीक्यूशन शुरू कर दूंगी, ठीक है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको कि लेट सपोज मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूं, ठीक है, और मेरे पास 3 स्टूडेंट आ जाते हैं सवाल करने के लिए, ठीक है। अब होगा क्या, 3 स्टूडेंट हैं, रेडी हैं, उन सारों के हाथ में सवाल है और वो मेरे से पूछना चाहते हैं। अज्यूम करें कि मैं प्रोसेसर हूं। अब होगा क्या, अब मैं तीनों को तो
एक ही वक्त पे जवाब नहीं दे सकता ना, मैं इन तीनों में से किसी एक स्टूडेंट को कहूंगा कि मैं इसे सॉल्व करो। इन द मीन टाइम बाकी दो जो है वो मेरी तरफ देख रहे होंगे कि मैं उन्हें कब बारी देता हूँ बोलने की, तब तक वो चुप करके बैठे होंगे, और जिसको मैंने बारी दी है वो मेरे से सवाल करेगा। ठीक है, तो बेसिकली वो जो है उस स्टूडेंट को मैंने रेडी से रनिंग के अंदर कर दिया। अब उसका एक सवाल आएगा और मैं उसे जवाब दूंगा। जैसे ही जवाब खत्म होता है, अब दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि स्टूडेंट के पास कोई और सवाल नहीं था, तो वो जो है ऑफिस से बाहर निकल जाएगा, तो ये टर्मिनेट का कॉन्सेप्ट है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि उसे जवाब मिल गया, अब वो अपनी कॉपी में उस जवाब को लिख रहा है। तो मैं जब बोल रहा था तो वो एक सर्टेन स्पीड थी, वो काफी तेज प्रोसेस था, पर अब वो लिखना शुरू हो गया तो वो काफी स्लो है, और जब तक वो लिख रहे मैं इंतजार कर रहा हूँ कि फारिग होगा तो फिर मुझे अगला सवाल करेगा, तो मेरा वक्त जाया हो रहा है। मैं प्रोसेसर हूँ, मेरा वक्त जाया हो रहा है। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट को क्या कहूंगा कि तुम लिखो। ठीक है, जब तक तुम लिख रहे हो तब तक तुम वेटिंग पीरियड स्टेट पे हो। जैसे ही लिख के फारिग हो जाओगे तब तुम रेडी में आ जाओगे, और तब फिर मैं तुम्हारे से अगला सवाल कर दूंगा। इन द मीन टाइम जो बाकी दो स्टूडेंट थे उनमें से किसी एक को मैं कहूंगा कि सवाल करो, और फिर मैं उसका जवाब देना शुरू हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो ये वेटिंग का मतलब है। अब जब तक वो मैं वेट कर रहा था और वो अपना लिख रहा था, तो बाकी दो का भी वक्त जाया हो रहा था। तो ज्यादा एफिशिएंट तरीका क्या है कि वो स्टूडेंट जब तक लिख रहे हैं तब तक मैं दूसरे स्टूडेंट को कह दूं कि अब तुम मेरे से सवाल कर लो। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं: न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड। और ये जो हम बात कर रहे थे कि वेटिंग स्टेट और रेडी स्टेट में फर्क क्या है, तो वही बात जो भी मैंने की है कि वेटिंग में तब कोई प्रोसेस जाती है जब वो किसी इनपुट या आउटपुट का या किसी स्लो काम का इंतजार कर रही हो खत्म होने का। और बाय द वे मैंने एक एग्जांपल अभी डिस्क रीड राइट का दिया, ठीक है, वो स्लो प्रोसेस है। एक और भी हो सकता है एग्जांपल। वो एग्जांपल हो सकता है कि आपका एक प्रोसेस है, वेब सर्वर होता है। वेब सर्वर का काम क्या होता है कि वो जैसे CNN.com है, आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं www.cnn.com, अपने ब्राउजर में लिख के एंटर दबा देते हैं। तो अब क्या होगा, आपकी रिक्वेस्ट जो है एक सर्वर के पास, एक और मशीन के पास जाती है, और वो मशीन आपको फिर जवाब भेजती है। आपने जो वेबसाइट मांगी थी वो आपको भेज देती है। तो वो जो मशीन थी वो बेसिकली इंतजार कर रही होती है आपकी रिक्वेस्ट आने का। जब तक वो इंतजार कर रही है तब तक क्या होगा, प्रोसेसर फारिग बैठा होगा? नहीं, प्रोसेसर उसे भी वेटिंग में करके किसी और चीज को रन कर रहा होगा उस टाइम पे। तो यही बात है कि एक इनपुट आउटपुट होगी। जहाँ पे इंटरनेट पे रिक्वेस्ट आई थी तो इंटरनेट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजना या उसे रीड करना, ठीक है, तो ये सारे जो है ये स्लो प्रोसेसेस हैं। और उस टाइम पे फिर आपका प्रोसेसर जो है उसका वक्त ज़ाया हो रहा होता है, तो वो फिर कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेटिंग चीज़ होगी। रेडी क्या था कि आपका प्रोसेसर, आपकी प्रोसेस जो है उसका जो भी काम हो गया है इनपुट आउटपुट वाला, तो उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर सकता है कि ठीक है इसे अब वापस रेडी में ले आओ। और अब क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि जो प्रोसेस रन कर रही है उसके खत्म होने का इंतजार करे, या फिर उस प्रोसेस को भी रोक दे और उसकी जगह पे इस प्रोसेस को ले आए जो दूसरी प्रोसेस थी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज बात करूंगा जो कि हमारी अभी रह गई थी, वो ये थी कि इंटरप्ट और डिस्पैच का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी रनिंग से मैंने आपको कह दिया कि टर्मिनेटेड में कब जाएगा, जब उसका काम खत्म हो गया। रनिंग से वेटिंग में कब जाएगा, जब वो इनपुट आउटपुट जैसी किसी प्रोसेस किसी काम में लग गया है। और डायरेक्ट रनिंग से रेडी भी जा सकता है। तो रनिंग से रेडी स्टेट में कब जाएगा, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि आपकी एक प्रोसेस रन कर रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जबरदस्ती कह सकता है कि तुमने काफी टाइम ले लिया है, अब थोड़ी देर के लिए पॉज करो और किसी और को बारी मिले। और इसका एग्जांपल ले लें कि मेरे ऑफिस में अगर 3 स्टूडेंट आए हैं, ठीक है, तो उनमें से मैं एक का जवाब दे रहा हूं, एक का जवाब दे दिया, अब वो फौरन ही मेरे से अगला सवाल पूछ लेता है स्टूडेंट। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो है कि मैं उसे जवाब दे दूं, दूसरी ऑप्शन है कि मैं उसे कहूंगा कि तुमने काफी टाइम ले लिया, रुक जाओ। फिर मैं दूसरे स्टूडेंट के पास जाऊंगा, उसे कहूंगा एक सवाल कर लो, तो जैसे ही एक सवाल का जवाब उसे दूंगा फिर मैं उसे भी रोक दूंगा, और फिर मैं तीसरे के पास जाऊंगा।
और तीसरे का जब सवाल हो गया फिर मैं दोबारा पहले के पास आऊंगा कि चलो बाकियों की बारी आप हो गई है, अब तुम अगला सवाल कर लो। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि रादर देन कि एक ही प्रोसेस आपकी रन करी जा रही है, सारा वक्त ले गई है, आपका प्रोसेसर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जबरदस्ती उसे रोक के किसी और को टाइम दे सकता है। तो फिर उसे रोक के रेडी में भेज देगा और रेडी में से किसी और को उठा के आपके सीपीयू में आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर ले आएगा। एनी क्वेश्चंस क्लास? No, sir. ऑल राइट, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट क्या है कि हर प्रोसेस के साथ एक एसोसिएटेड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? बेसिकली हर प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वायर्ड होती है उस प्रोसेस को रन करने के लिए। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन उस प्रोसेस के प्रोसेस ब्लॉक के अंदर होती है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि आपकी जितनी भी स्टेट्स हैं उन सारी स्टेट्स के साथ एक लिस्ट होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स की। फॉर एग्जांपल आपकी रेडी स्टेट है, तो रेडी में आपके मल्टीपल प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स होंगे। फॉर एग्जांपल प्रोसेस नंबर 3 है जो कि रेडी है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस ब्लॉक में होगी। ये इस ब्लॉक के साथ एक और ब्लॉक होगा, उसमें वो भी पीसीबी होगा, और उसमें लेट सपोज प्रोसेस नंबर 8 है जिसकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो बेसिकली हर स्टेट के साथ एक पूरी लिस्ट होती है उन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स की, जिसमें वो पीसीबीज होते हैं उन प्रोसेसेस के जो कि रेडी हैं। फॉर एग्जांपल इस स्टेट में वेटिंग स्टेट में कौन कौन सी प्रोसेस थी? लेट सपोज प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 4 है जो कि वेटिंग में है, तो इनके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की जो लिस्ट होगी वो वेटिंग स्टेट के साथ होगी। ठीक है, रनिंग में जो है लिस्ट नहीं होगी, रनिंग में एक ही प्रोसेस होगी एट एनी गिवन टाइम जो कि उसको रन कर रही है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास 4 प्रोसेसर है या 4 कोर्स है तो फिर आपकी जो है मल्टीपल रनिंग में भी आपके मल्टीपल पीसीबीज होंगे, उनमें फिर वो प्रोसेसेस होंगी जो कि इन सारों में रन कर रही है, इन सारे डिफरेंट प्रोसेसर्स में या कोर्स में। ठीक है, पर मैंने जो एग्जांपल दिया सिर्फ एक ही प्रोसेसर है आपकी मशीन में, एक ही कोर है, तो इन दैट केस रनिंग स्टेट में सिर्फ एक पीसीबी होगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये प्रोसेस 5 है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पीसीबी का। और अगला सवाल आप लोगों से है कि आपके ख्याल में पीसीबी में हर प्रोसेस के अपने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या इंफॉर्मेशन पड़ी होगी? क्या इंफॉर्मेशन होगी बताएं। हाँ जी, कौन सी इंस्ट्रक्शन? ठीक है, मुझे एग्जैक्टली एक लफ्ज बता सकते हैं? एक लफ्ज क्या? नहीं, और चीज जो उसके ड्राइवर्स रिक्वायर्ड है उस सॉफ्टवेयर के, जो दूसरे सॉफ्टवेयर उसको यार आप मेन चीज की तरफ नहीं जा रहे। सर ठीक है, क्लास एक चीज, हाँ जी, ऑनलाइन सर जो है प्रोसेसर डिस्क्रिप्टर कह सकते हैं सर? यार अब प्रोसेसर डिस्क्रिप्टर मैंने लफ्ज नहीं सुना हुआ, कंट्रोल ब्लॉक की यूजली इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्टर यूजली फाइल डिस्क्रिप्टर वगैरह होते हैं, पर वो आप बहुत आगे जाके करेंगे, इस कोर्स में नहीं होगा। ठीक है, ओके, सवाल ये है, ये आपका प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर के अंदर एक प्रोग्राम काउंटर है, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इसके अलावा और भी रजिस्टर हो सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल हमने देखा था एक्यूमुलेटर होता है, जहां पर इसमें मेमोरी के रजिस्टर हो सकते हैं, बहुत सारे रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस रन कर रही है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस प्रोसेस को रनिंग से रेडी के अंदर डाला है और रेडी से किसी और प्रोसेस को रनिंग के अंदर डाला है। तो बेसिकली हो क्या रहा होगा आपके ख्याल में? हाँ, इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज होगी।
अगली उसकी इंस्ट्रक्शंस के नंबर आ जाएंगे जो जिस लाइन पर ऑन करेंगे। ठीक है, ओके। क्लास आपका जो पीसीबी होता है उसमें जो मेन और भी चीजें स्टोर्ड होती हैं, पर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मेन है जिसकी मैं बात कर रहा था वो था कि आपका जो प्रोसेसर के रजिस्टर होते हैं उन रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रोग्राम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में आ जाती है। ठीक है, यानी आपका एक प्रोग्राम रन कर रहा था तो उसका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जिसमें इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, उसका प्रोग्राम काउंटर है जिसमें अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा हुआ है, उसका एक्यूमुलेटर है। तो इन सारों में एक वैल्यू पड़ी हुई है। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी रनिंग प्रोसेस को रोकेगा तो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ेगा। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो पीसीबी के अंदर स्टोर हो जाती है उस प्रोसेस के। अगर ये इंफॉर्मेशन स्टोर ना होती तो क्या मसला होना था? नेक्स्ट टाइम वो रनिंग में नहीं आ पाएगी, वो पता नहीं चलेगा। हाँ जी, क्लास अगर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं की पीसीबी में और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसी प्रोसेस को रन करना चाहता है और उसका पीसीबी में कुछ पड़ा ही नहीं हुआ, तो पहले जितनी मर्जी इंस्ट्रक्शन रन हो गई थी अब वो दोबारा पहली इंस्ट्रक्शन से रन करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक चाहिए होता है। यानी आपका जो भी प्रोग्राम रन हो रहा था उसे जब पॉज किया तो उसकी सारी स्टेट सेव हो जाएगी, एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब जब अगली दफा उसी प्रोग्राम को दोबारा लोड किया जाएगा, ठीक है, उस प्रोसेस को जब दोबारा लोड किया जाएगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? पीसीबी से रीड करेगा कि प्रोग्राम काउंटर की क्या वैल्यू है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की क्या वैल्यू है, एक्यूमुलेटर और बाकी रजिस्टर्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, और इन सारी वैल्यूज को एक्चुअल प्रोसेसर के रजिस्टर में कॉपी करेगा। एक दफा वो सारा कॉपी हो जाता है, अब प्रोसेसर उस प्रोसेस की अगली लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये मकसद है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का। और अगर ये ना होता तो फिर हर दफा प्रोग्राम जो है वो पहली लाइन से शुरू हो रहा होता। ठीक है, तो इस सारी जो मैंने बात की है उस सारे को अगर मैं समराइज करूं तो वो क्या हो रहा है कि जब भी किसी प्रोसेस को रनिंग स्टेट में लेके आना है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उस वक्त प्रोसेसर में जो भी रजिस्टर की वैल्यूज थी वो उस प्रोसेस के पीसीबी में स्टोर कर दे। अगली जो प्रोसेस को रन करना है उसकी वैल्यूज को प्रोसेसर के रजिस्टर में लोड करेगा और फिर एग्जीक्यूशन शुरू होगी। और इस सारे को क्या कहा जाता है? इसके लिए जो टेक्निकल टर्म है वो कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या है कि एक प्रोसेस को रोका है, उसकी सारी रजिस्टर की इंफॉर्मेशन सेव कर दी है, दूसरी प्रोसेस की सारी रजिस्टर की इंफॉर्मेशन को लोड किया है पीसीबी से प्रोसेसर में और फिर उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। तो ये एक से दूसरे में जो आप शिफ्ट किए हैं इस चीज को कॉन्टेक्स्ट स्विच कहा जाता है। एनी क्वेश्चंस क्लास? ऑल राइट देन, मूविंग ऑन। ठीक है, अब अगली बात यह है कि ये डिटरमिन करना कि कौन सी प्रोसेस जो है वो रन करेगी और किसको रोकना है और रोकने के बाद किस नई प्रोसेस को अंदर लेके आने हैं रनिंग के लिए। तो ये सारा प्रोसेस है, इसको सीपीयू स्केड्यूलिंग कहा जाता है। यानी आपका सीपीयू डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को बारी देनी है। अच्छा, सवाल है कि विच वन इज एफिशिएंट, रन स्टेट और वेटिंग स्टेट? इस पे एफिशिएंसी की कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां पे एफिशिएंसी की कोई बात नहीं है, यहां पे मजबूरी है। अगर आपका एक प्रोग्राम रन कर रहा है और अब वो प्रोग्राम किसी चीज का इंतजार कर रहा है तो फिर वो इंतजार करेगा, वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। उस टाइम पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और प्रोसेस को रन कर सकता है। इट्स नॉट कि आपके पास कोई अपनी चॉइस है कि मैं कहूं कि इसे वेटिंग नहीं कराना, नहीं, वो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। अगर प्रोग्राम को किसी चीज के लिए वेट करना है तो फिर करना है। जैसे एफिशिएंसी की आप बात करते हैं तो एफिशिएंसी ये हो सकती है कि एक प्रोसेस अगर वेट कर रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और प्रोसेस को ले आए। अगर वो किसी और प्रोसेस को नहीं लेके आता और सारे के सारी वेट कर रहे हैं तो उस चीज को आप कह सकते हैं कि ये इनएफिशिएंट है क्योंकि सीपीयू इस्तेमाल नहीं हो रहा।
पर अगर सीपीयू इस्तेमाल हो रहा है तो रनिंग स्टेट में है चीज तो रन होगी, वेटिंग में है तो फिर कोई और प्रोसेस रन कर जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? यस सर। ऑलराइट, परफेक्ट। ठीक है, ओके। तो ये सीपीयू स्केड्यूलिंग की बात कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि आप अपने कभी भी टास्क मैनेजर को देखें खोल के, जो पिछली क्लास में भी मैंने आपको कहा था, तो टास्क मैनेजर में कोई 50-60 आपको लिस्ट नजर आ रही होती है प्रोसेसेस की। ठीक है, तो वो सारी प्रोसेसेस ही एक टाइम पे एक्टिव होती हैं। रन उनमें से, अगर आपका प्रोसेसर एक है तो रन उनमें से एक टाइम पे एक करेगी, बाकी सारी प्रोसेसेस जो है या तो वो वेटिंग में होंगी या रेडी में होंगी। ठीक है, पर इट्स जस्ट कि आपका प्रोसेसर इतना फास्ट होता है, इतने ज्यादा ऑपरेशन वो एक टाइम पे कर रहा होता है कि वो जो कॉन्टेक्ट स्विच होगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को पता भी नहीं चलेगा कि एक प्रोसेस रुकी थी और दूसरी उसकी जगह पे शुरू हुई है, क्योंकि स्विचिंग जो है वो एक सेकंड में जो है वो कुछ बिलियंस ऑफ टाइम्स हो रही होती है, तो वो इंसान को पता लग भी नहीं सकता। ठीक है, तो अगला सवाल है कि आपके ख्याल में कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी प्रोसेस, एक्चुअली इस बाद में आते हैं। ठीक है, तो अगली चीज है कि अब हमने सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की बात करनी है। तो सीपीयू स्केड्यूलिंग जो है वो दो किस्म की हो सकती है। ठीक है, एक होती है नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव का क्या मतलब है कि आपकी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है तो उसे इजाजत मिलेगी कि वो एग्जीक्यूट करती रहे टिल सच टाइम कि या तो वो टर्मिनेट नहीं कर जाती, ठीक है, या फिर वो प्रोसेस जो है वो किसी वेटिंग स्टेट में नहीं चली जाती। तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग है कि उसे कोई छेड़ेगा नहीं तब तक। प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग क्या होती है कि एक प्रोसेस रन कर रही है, ठीक है, अब जबरदस्ती ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसे पॉज करके उसकी जगह पे किसी और प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यानी उसे प्रीएम्प्ट कर दिए, उसे रोक दिया कि तुम्हारी जगह पे अब किसी और की बारी है। ठीक है, तो ये दो किस्म की ब्रॉड लेवल पे टाइप्स होती है सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की, उनकी एक्चुअल डिटेल में हम अभी जाते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सारों को, यानी प्रीएम्प्टिव क्या होगा, नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होगा। ऑलराइट, अब अगली चीज है कि आपके ख्याल में सीपीयू स्केड्यूलिंग में क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस बेसिस पे डिसाइड कर सकता है कि उसने किस प्रोसेस को रन करवाना है, किस प्रोसेस को रन नहीं करवाना। हाँ जी, प्रायोरिटी होती है उसमें डिफाइन कि इसकी ये हाई प्रायोरिटी है, वो खुद भी सेट कर सकते हैं टास्क मैनेजर से प्रायोरिटी टास्क की डिफरेंट प्रोसेसेस की। ओके, ज्यादा हाई प्रायोरिटी के लिए वो पहले हो जाती है। एक मिनट। ठीक है, पहली जो इन्होंने बात की है वो है कि प्रायोरिटी हो सकती है प्रोसेस की। ठीक है, अगर आप अगर आप एम्बुलेंस चला रहे हैं, ठीक है, एम्बुलेंस कंप्यूटराइज्ड है आपकी, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किस चीज की होनी चाहिए एम्बुलेंस में? उसकी जो लाइटें हैं, हेडलाइट है, इंडिकेटर है, उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, या उस एम्बुलेंस के अंदर जो ऑक्सीजन मास्क वाला जो सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, और वो जो क्या कहते हैं, जो डिफिब्रिलेट क्या होता है, वो जो करंट मार के दिल को जगाता है, ठीक है, तो उस चीज को आपने कंप्यूटराइज किया हुआ है तो ज्यादा प्रायोरिटी उसकी होगी कि आपके लाइटों की। आई मीन हेडलाइट बंद हो जाए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दिन में तो आप लाइट चलाते भी नहीं है, और रात को बंद हुआ तो आपने कोई चमकने वाली चीज लगाई होगी, जो कि हमारे घोड़ा गाड़ी में या उसमें आपने देखा होगा कि पीछे लोग जो है सरिये के ऊपर लटका देते हैं कि वो नजर आ जाए। आप वो चीज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पर अगर ऑक्सीजन मास्क वाला काम जो है वो खराब हो गया तो आपकी एम्बुलेंस में जो पेशेंट है वो मर जाएगा। ठीक है, तो वो हाई प्रायोरिटी है। तो आपके पास अगर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनमें कोई हाई प्रायोरिटी है तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ज्यादा उसको रन कर सकते हैं बाकियों को रोक के। ठीक है, बाय द वे ये मैंने स्लाइड में नहीं लिखा हुआ था, आपने अच्छा एग्जांपल दिया है, तो एक्सीलेंट। इसके अलावा क्या हो सकता है? हाँ जी, ठीक है, आपने एक एग्जांपल दिया है कि प्रायोरिटी में एडमिनिस्ट्रेटर की टास्क हो सकती है। ठीक है, फाइन, पर वो भी बात प्रायोरिटी की आ गई है कि एक एडमिन की टास्क है और एक नॉन एडमिन की टास्क है, तो पहले एडमिन की कर लो, फाइन। और क्या हो सकता है?
दो चीजें आप डाउनलोड कर रहे हैं, वो बात प्रायोरिटी पे प्रोसेस की नहीं है, वो डाउनलोड की है कि उन दोनों में से कौन सी का डेटा पहले आएगा, कौन सी का बाद में आएगा। वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, अगले चैप्टर में, ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं वो सही है, पर वो अगले चैप्टर में रहेगी। आप जो बात कर रहे हैं, आपका जवाब ये है कि एप्लीकेशन में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये दो चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं, मैं इसको प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। अगर नहीं देंगे तो फिर दोनों जो है वो उन्होंने जो बात की है कि ऊपर किसका सर्वर तगड़ा है वो हो सकता है, या आपके कंप्यूटर में मल्टीपल लिंक्स भी हो सकते हैं, एक आपकी केबल लगी होगी, एक वायरलेस चल रहा होगा, वो भी चीज़ हो सकती है, पर उसकी डिटेल छोड़ दें, वो अगली क्लास में करेंगे। और क्या हो सकता है? हाँ जी, क्लास जो ऑनलाइन है, क्या ख्याल है आपके ख्याल में दो प्रोसेसेस हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम किसको रन करेगा? आप ये सोच लें कि मैं प्रोसेसर हूं और मेरे ऑफिस में 3 स्टूडेंट आए हैं सवाल करना है, तो मैं क्या करूंगा उनके साथ, किसको जवाब दूंगा? हाँ, ऑल राइट, एक सवाल, एक सजेशन आई है कि मेरे ऑफिस में जो पहले जिसने कदम रखा है पहले मैं उसको जवाब दूंगा, ठीक है। और कोई और तरीका हो सकता है? जिसका काम शॉर्ट हो। ठीक है, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि मैं एक स्टूडेंट को जवाब दे रहा हूं, ठीक है, और दरवाजे पे, यानी लंबा जवाब है और कोई 10-15 मिनट लग जाएंगे, दरवाजे पे एक और स्टूडेंट आता है और वो सिर्फ एक सवाल करता है बाहर खड़े खड़े कि आज लेक्चर है, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तो अक्लमंदी क्या होगी? उस स्टूडेंट को मैं कहूँ कि नहीं इंतजार करो, इसे आधा घंटा लगा के मैं जवाब दूंगा, उसके बाद तुम्हें जवाब दूंगा। ऐसे भी कोई टीचर होते, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं असूलों का बहुत पक्का हूँ, ये पहले आए हैं, अब किसी की मौत ही इस चीज को खत्म कर सकती है कि मेरा जवाब इसे खत्म होगा पहले, ठीक है। यहाँ पे दूसरा होगा तरीका कि जैसे जो स्टूडेंट आया था वो 1 सेकंड का सवाल था, तो उसे जवाब देके फौरन फारिग कर देगा ताकि वो तो अपना काम करे ना, इस स्टूडेंट को मैं बाद में भुगताता रहूंगा, ठीक है। तो यस, ये आपने कुछ बड़े अच्छे एग्जांपल दिए। अब टेक्निकल टर्म में बात करें तो पहला जो एल्गोरिथम होगा वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड में क्या होता है कि पहले जो भी प्रोसेस आई थी वो रन करेगी, जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम अगली प्रोसेस को रन नहीं करेगा, और जब वो खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आई थी फिर उसकी बारी होगी, ठीक है। और इसका अगर टाइम डायग्राम देखें, टाइम डायग्राम बेसिकली क्या होता है, वो बताते हैं कि कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे शुरू हुई है, किस टाइम पे खत्म हुई है, ठीक है। तो वो अगर आप देखें तो लेट सपोज आपकी एक रेडी लिस्ट में ये सारी की सारी प्रोसेसेस पड़ी हुई है, ये सारी प्रोसेसेस रेडी हैं, ठीक है। पर इनका आने का ऑर्डर क्या था उस रेडी लिस्ट में? तो पहले P1 आई थी, फिर P2 आई थी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। ऑलराइट, अब क्या होगा कि सबसे पहले प्रोसेस 1 रन करेगी क्योंकि पहले आई थी, टाइम 0 पे वो शुरू होगी और टाइम 140 पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस 2 आई थी तो वो 140 पे स्टार्ट होगी, प्लस 75 कर दें तो यानी 215 टाइम यूनिट पे, ये टाइम यूनिट है, कितना है वो छोड़ दें, आप अज्यूम करेंगे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है जो वो है, तो 215 पे प्रोसेस 2 खत्म हो जाएगी। उसके बाद पे प्रोसेस 3 की बारी आएगी, प्रोसेस 3 जो है 215 यूनिट पे शुरू करेगी और इसमें ऐड कर दें 320, तो दैट मीन कि 535 टाइम तक प्रोसेस 3 चलती रहेगी। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि P4 जो है उसके बाद शुरू होगी और जब P4 खत्म होगा तो फिर P5 शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का कॉन्सेप्ट है और ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है। आपके सर्वर होते हैं, वेब सर्वर, जो कि आपको क्या कहते हैं सर्व कर रहे होते हैं कि आपने वेब पेज रिक्वेस्ट किया तो आपको वेब पेज भेजते हैं, वो भी यही काम कर रहे होते हैं। आप किसी बैंक में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो बैंक में भी यही काम हो रहा होता है, क्या जो लाइन में पहले गया पहले उसकी बारी आएगी, ठीक है। वो और बात है कि यहाँ पे किताब बंदी के असूल जो है वो हमें क्लास में पढ़ाए तो जाते थे, अमल कोई ऐसा नहीं होता। तो कोई लाइन लगी होगी, कोई एंड पे बंदा आवाज देगा, रिश्तेदारी होगी, तो जो काउंटर पे बैठा हुआ है उसे बुला लेगा अपने पास, वो ऑफिस में साथ बिठा के चाय भी पिलाएगा और उसका काम भी पहले करेगा, ठीक है। पर हैविंग सेड दैट, अगर प्योरली जोक्स असाइड,
अगर प्योरली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात हो रही है तो जो पहले आ गई प्रोसेस पहले उसकी बारी है, ठीक है। ऑलराइट, आगे चले। अगली अप्रोच जो किसी ने सजेस्ट की थी वो थी शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। यानी मैंने जो कहा था कि मैं एक स्टूडेंट का जवाब दे रहा हूँ 10-15 मिनट लगेंगे और दरवाजे पे कोई और स्टूडेंट आके कहते हैं कि लेक्चर है कि नहीं है, तो वो 1 सेकंड का जवाब है। तो पहले मैं उसे फारिग करूंगा, उसके बाद इन बाकी लोगों पे आऊंगा, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे छोटी प्रोसेस है पहले उसे रन करें। और सवाल ये है कि आपके ख्याल में छोटी किस बेसिस पे होती है प्रोसेस? कैसे पता लगता है कि सर्विस टाइम की बेसिस पे कि जिसका सर्विस टाइम कम है वो छोटी है, जिसका सर्विस टाइम ज्यादा है वो बड़ी प्रोसेस है। पर अगला सवाल ये है, आपके ख्याल में सर्विस टाइम एस्टिमेट कैसे किया जा सकता है? सर जो प्रीवियस के लॉस होते हैं रन होते हैं, हाँ, जो लॉस होते हैं प्रीवियस के पहले, ज्यादा सिंपल बात करें। या फिर सर प्रोसेसिंग का सर सारे रजिस्टर्ड वैल्यूज आपने क्या कहा? उसकी रजिस्टर्ड वैल्यूज उसकी पड़ेगी वैल्यू आपने क्या कहा? प्रोसेसिंग के वक्त सर जब प्रोसेस हो रहा था टास्क तब शायद इससे पता चल जाएगा कितना छोटा या बड़ा। कैसे? आप क्या कहने लगे? साइज के सर प्रोसेस प्रोग्राम का साइज। क्लास देखें, वैसे तो काफी चीजें आ जाती हैं पर सिंपल अगर आपने बात करनी है तो टाइम का एस्टिमेट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिटरमिन कर सकता है कि आपके प्रोग्राम में लाइंस ऑफ कोड कितना है। जिस प्रोग्राम में लाइंस ऑफ कोड ज्यादा है उसका प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा होगा, जिसमें लाइंस ऑफ कोड कम है उसका टाइम कम होगा। सर लेकिन जैसे एक मिनट, एक और पॉइंट, ठीक है। यहां पे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है एस्टिमेट का। एस्टिमेट का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि आपको एग्जैक्ट चीज नहीं पता होती। यानी अगर आपको पता है कि आपके प्रोग्राम में कितनी इंस्ट्रक्शन है तो आपको यह पता है कि इंस्ट्रक्शन टाइम कितना लेगी। यानी कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि काफी लंबा टाइम लेती है। अगर सिंपल आप मैथमेटिक्स ही करें तो अगर आपने दो वैल्यूज को प्लस करना है तो प्रोसेसर वो काम बहुत तेजी से कर लेता है। मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट में भी इतना मसला नहीं होता, पर अगर दो वैल्यूज को आपने डिवाइड करना है तो वो डिवीजन जो है वो प्रोसेसर के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो एक चीज तो है कि फिर उन सारी चीजों का ध्यान रखा जाए, पर ऑब्वियसली वो फिर वो करने में आपका टाइम लग जाएगा सारा। तो बेहतर है कि आप बस देख लें कि कितनी इंस्ट्रक्शन है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड क्या है, उसे आप इग्नोर कर दें, अज्यूम करें कि सारी ऑन एवरेज उतने टाइम लेती है। तो फिर आप देखें कि किस में ज्यादा इंस्ट्रक्शन है वो ज्यादा टाइम लेगा, किस में कम है वो कम टाइम लेगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप टाइम का एस्टिमेट कैसे करते हैं। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। जैसे आप कह रहे थे कि लाइन जो प्रोग्राम अगर ज्यादा तो वो बड़ा होगा, लेकिन सर जब लूप चलाते हैं तो उसकी तो लाइन छोटी होती है लेकिन वो ज्यादा टाइम ले सकते हैं। सॉरी, लूप की बात कर रहा हूं सर, इसकी लाइंस ऑफ कोड तो थोड़ी होती हैं लेकिन वो टाइम तो ज्यादा यूज करता है। ठीक है, ये ओके। क्लास ये इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है। इन्होंने कहा है कि एक लूप को आपने रन करना है तो लूप के अंदर फॉर एग्जांपल 3 लाइन है, सिर्फ एक कंडीशन वाली लाइन है, उसके अंदर एक सी आउट कराया आपने बस, और एक उसका कर्ली ब्रेसेस क्लोज है। तो सिर्फ 3 लाइन ही है, तो इसमें तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझेगा कि ये तो बस 3 लाइन नहीं है, तो वो एस्टिमेट खराब नहीं हो जाएगा आपका, ठीक है। या ये बहुत एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, पर अगर आप वो करते हैं, क्या कहते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली का कोर्स अगर करते हैं तो उसमें आपको बताया जाएगा कि लूप को रन करने का क्या तरीका होता है। एक तरीका होता है कि उस लूप को आप खोल देते हैं कि अगर 100 दफा रन करना है तो दैट मीन कि 100 दफा वो कोड आपका प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। पर वो आप बहुत ज्यादा डिटेल में चले गए, इतनी डिटेल में ना जाएं, ठीक है। उसको हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास तरीके होते हैं, ठीक है। हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पर ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन थी आपकी कि यस ये मसले हो सकते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास? जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए आपको समझ आ रही है कि बेसिकली इन्होंने कहा था कि आपका टाइम जो है, टाइम एस्टिमेट वो खराब नहीं हो जाएगा अगर आपने लूप रन किया है। तो वो मैंने कहा कि लूप को एस्टिमेट करने का भी तरीका होता है आपके प्रोग्राम के पास, ठीक है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमिन कर लेते हैं कि लूप कितनी दफा रन होगा और कितनी लाइंस ऑफ कोड है, ठीक है। बाय द वे एक और सवाल है आप लोगों से,
कुछ लूप होते हैं जिसमें आप पहले कोड कर देते हैं कि फॉर i इज इक्वल टू 1 to 100 कि लूप 100 दफा रन करेगा। इसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि ये 100 दफा रन करेगा। कुछ लूप्स होते हैं जो कि ऐसे रन नहीं करते, वो आप कहते हैं कि जब तक कीबोर्ड के ऊपर आप कोई कंडीशन नहीं डालते, फॉर एग्जांपल नेगेटिव नंबर नहीं एंटर करते, तब तक लूप रन कर ही जाएगा। तो इन दैट केस मसला होगा, तब तो इंफिनिटी कर देते हैं। तब वो एस्टिमेट कर सकेगा। लेकिन सर वो लूप की टाइप पे भी वो देख लेगा ना कि वो उसके अंदर पहले से फील्ड में भी किया हो कि अगर इस तरह की कंडीशन हो तो उसको कैसे कितना टाइम लगेगा। इसका जवाब सिंपल है। इसका जवाब ये है कि अगर लूप इस तरह का लूप है कि यूजर से इनपुट लेनी है और फिर अगर वो इनपुट पॉजिटिव नंबर है तो लूप रन करेगा, नेगेटिव है तो लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इन दैट केस सिंपल जवाब ये है कि उसे नहीं पता कि लूप कितनी दफा चलेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब वो इनपुट वाली चीज आ जाती है, इनपुट आउटपुट वाली चीज, तो वो तो वैसे ही वेटिंग में चला जाता है। इनपुट आउटपुट तो वैसे ही वेटिंग स्टेट में चला जाता है, तो वो तो रन करेगा ही नहीं, वो तो वैसे ही प्रोग्राम रुक जाएगा। क्योंकि इनपुट आउटपुट सिर्फ कीबोर्ड वाली स्लो नहीं होती, एज इन सिर्फ हार्ड डिस्क वाली स्लो नहीं होती। अगर आप कीबोर्ड पे कोई टाइप कर रहे हैं तो वो भी स्लो है। यानी आपने कभी प्रोग्राम लिखा है जिसमें सीन में आप मल्टीपल चीजें लिख रहे हैं, और जब तक आप लिख रहे होते हैं तब तक आपका प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता। जब आप सारी वैल्यू लिख के एंटर दबाते हैं तब प्रोग्राम आगे जाता है, और प्रोग्राम बहुत तेजी से चलता है, पर जो आप टाइपिंग करते हैं वो बहुत स्लो होती है। ठीक है, तो वही बात आ गई कि लूप जितनी मर्जी दफा रन करें, अगर तो फिक्स लूप है 100 दफा रन करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले पता होगा, और अगर उस तरह का लूप है कि आपने कीबोर्ड से इनपुट लेके उसे रोकना है, ठीक है, तो वो वैसे ही जो है आपका प्रोग्राम वैसे ही रुक जाता था क्योंकि वेटिंग में चला जाता। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? यार यस, मल्टी लेवल क्यू भी होती है, पर उसमें हम अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली इस कोर्स में होगा भी नहीं, ये काफी एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये फिर बाद में बात करेंगे। पर यस, मल्टी लेवल क्यू भी होती है। ठीक है, ऑल राइट, ओके। तो शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट का अगर हम टाइमलाइन देखें तो क्या होगा? लेट्स सपोज आपकी रेडी स्टेट में ये सारी की सारी प्रोसेसेस हैं। अब फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सी आई थी, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ढूंढेगा कि सबसे छोटी कौन सी है, दैट इज P2, उसकी एग्जीक्यूशन शुरू करेगा फ्रॉम 0 to 75। जैसे ये खत्म होगा तो फिर नेक्स्ट शॉर्टेस्ट जो जॉब थी विच इज P5 है, 125 साइज की, फिर P5 को रन किया जाएगा 75 से लेके 200 तक। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टेस्ट है वो P1 है, फिर P4 आएगी और फाइनली P3 आएगी। ठीक है, और बाय द वे इस टाइम डायग्राम से आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं? नंबर 1, प्रोसेस शुरू कब होती है, नंबर 2, प्रोसेस खत्म कब होती है, नंबर 3, प्रोसेस को कितना ऑन एवरेज इंतजार करना पड़ा है। ठीक है, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, और ऑन एवरेज शुरू से लेके एंड तक प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है, इंक्लूडिंग द टाइम जो कि वो वेट कर रही थी एंड द टाइम जो कि वो एक्चुअली रन कर रही थी। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस एक फिगर को देख के आपको पता लग जाता है। और जुमला मैं क्यों बोला है इसमें अभी आता है। ठीक है, अब अगला सवाल जी आप लोगों से कि शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट में मसला क्या है। इस अप्रोच में आपको मसला क्या नजर आ रहा है? हाँ, सॉरी, मतलब कि जो पहले आएगा वो दूसरा गया। ठीक है, ओके, एक सजेशन आई है कि इस अप्रोच में मसला क्या है, तो वो नाइंसाफी का है, अनफेयर। ये अप्रोच अनफेयर है। अनफेयर का क्या मतलब है कि आपका एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, वो पहले आया तो उसकी बारी होनी चाहिए थी, पर आप किसी और को बारी दे रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, फेयरनेस का इशू हो सकता है, और फेयरनेस एक डोमेन है, पूरा टॉपिक है जिसपे काफी एक पूरा लेक्चर बन सकता है कि फेयरनेस बुरी चीज भी है और अच्छी चीज भी है। ठीक है, अच्छी चीज कैसे है फेयरनेस, कि जिसकी बारी है उसे बारी मिलेगी। बुरी चीज क्या है कि अगर मैं बहुत ज्यादा फेयरनेस पे फोकस करूं, एक स्टूडेंट को मैं जवाब दे रहा हूं अपने ऑफिस में, और बाहर एक लड़का आके मेरे से एक सवाल करते हैं जो 1 सेकंड में मैं जवाब दे सकता हूं, तो फेयरनेस डिमांड्स की मैं उसे जवाब ना दूं, मैं उसे कहूं कि नहीं 15 मिनट 20 मिनट ठहरो,
मैं जब इसको जवाब दे दूंगा फिर तुम्हारी बारी आएगी। दैट इज फेयरनेस। एफिशिएंसी क्या होगी, मैं उसे फौरन जवाब दे के फारिग कर दूं ताकि वो तो जाए ना अपना काम करे। इस स्टूडेंट का वैसे ही 15 मिनट लगने थे, उसमें से 1 सेकंड लग गया, कितना नुकसान हो जाएगा उसका। ठीक है, तो फेयरनेस अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है, उसकी डिटेल में हम अभी नहीं जा सकते। पर चलें, एक बात है कि शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट जो है वो फेयर नहीं है। और क्या मसला है, एक बहुत क्रिटिकल मसला है इसमें। हाँ जी सर मेजर टास्क जो है वो अगर रन हो सर अगर इसमें अगर शॉर्टर के हिसाब से स्टडी यानी मुसलसल चलते रहे तो जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला वो है पर्सन है वो रह जाएगा। ठीक है, ये सवाल, ये जवाब आप लोगों को समझ आया या आप क्या कह रहे थे? I'm sorry, जो मैं कह रहा था कि कोई मेजर टास्क है, बेशक उसका साइज बड़ा है, तो वो अगर उसे रन करना है अपने हाँ। तो वो फिर बहुत वेटिंग लिस्ट में चले जाएगा। ठीक है, और एक और सजेशन आई थी कि आपकी अगर कोई मेजर टास्क है जिसका साइज बड़ा है, जिसको रन करना लाजमी है, पर शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट करेंगे तो वो तो इंतजार में बैठी रह जाएगी। तो इन दैट केस एक तो फेयरनेस का मसला है और एक उसकी प्रायोरिटी जो है उसका फिर नुकसान हो सकता है। पर मैं जो मेन बात कर रहा था, ये ऑनलाइन थे, कौन थे, किसने जवाब दिया था? वकास। ठीक है, वकास ने जवाब क्या दिया था कि आपकी जो लॉन्गेस्ट प्रोसेस है, इट इज पॉसिबल कि उसकी बारी कभी भी ना आए। ठीक है, कि आपकी एक प्रोसेस रन कर रही है, लॉन्ग प्रोसेस इंतजार कर रही है कि वो खत्म होगी तो मेरी बारी आएगी। वो खत्म होने से पहले एक नई प्रोसेस आ जाती है जो कि छोटी है, तो अगली बारी उसकी आ जाएगी, फिर एक और प्रोसेस आ जाती है वो छोटी, फिर अगली बारी उसकी आ जाएगी। यानी आप ये समझ लें कि मैं एक स्टूडेंट का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, और दरवाजे पे एक लड़का आ जाता है, 1 सेकंड का सवाल करता है, तो मैं उसको जवाब दे देता हूँ। और फिर एक और लड़का आ जाता है, वो 1 सेकंड का सवाल करता है, फिर एक और स्टूडेंट आते हैं, वो 1 सेकंड का सवाल करता है। तो अब अगर 100 स्टूडेंट मेरे ऑफिस में आ ही जा रहे हैं तो मैं उन्हीं को जवाब दे जा रहा हूँ, तो इस बेचारे की तो बारी कभी नहीं आएगी। ठीक है, और ये एक दफा कहते हैं, मैंने सुना हुआ है कि इस तरह भी एक दफा हुआ था कि एक कोई मेन फ्रेम कंप्यूटर चल रहा था किसी, आई थिंक MIT में था कि किधर, और उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जब काफी साल बाद उसे बंद किया था, तब उन्होंने नोटिस किया कि एक प्रोसेस थी जो कि शुरू हुई आई थी, यानी लोड हुई थी, पर उसकी बारी कभी नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा साइज था और छोटी प्रोसेसेस जो है वो उसकी जगह रन होना शुरू हो जाती थी, तो उसके साथ जो है उसकी बारी नहीं आई। ठीक है, तो ये स्टारवेशन, अब सच्ची कहानी है कि झूठी है मुझे नहीं पता, पर सुना मैंने हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इस कॉन्सेप्ट को बाय द वे स्टारवेशन कहते हैं। ठीक है, कि एक बारी जो है वो अब इंतजार में वो बस स्टार भी कर गई, उसको वक्त मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि छोटी प्रोसेसेस उसकी जगह ले जा रही थी। ठीक है क्लास, ये प्रॉब्लम समझ आई है आपको? ऑल राइट। तीसरी अप्रोच जो है, तीसरी अप्रोच है राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग। राउंड रॉबिन आप लोगों ने टर्म सुनी है कभी? राउंड रॉबिन आपने मैचेस नहीं कभी देखे? आई थिंक कौन से फुटबॉल वगैरह में तो राउंड रॉबिन मैचेस होते हैं कि हर कोई हर किसी के साथ खेलते हैं, उसके बाद फिर दोबारा बारी आती है। खैर, हाँ खैर, तो राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग क्लास क्या होती है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर लेते हैं कि हर एक टाइम स्लॉट डिसाइड कर लेता है कि इतना साइज टाइम, इतना टाइम होगा वो एक प्रोसेस रन करेगी, फिर उतना ही टाइम जो है वो दूसरी प्रोसेस रन करेगी, फिर तीसरे की बारी आएगी, फिर चौथे की बारी आएगी। यानी फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में अगर लोग बैठे हुए हैं तो मैं कहता हूं कि एक सवाल जितना मैं आप सारों को टाइम दूंगा, तो पहले एक स्टूडेंट का एक सवाल का जवाब होगा, फिर मैं उसे रोक दूंगा कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, दूसरे की बारी है। फिर दूसरे को एक सवाल का जवाब दूंगा, फिर उसे रोक दूंगा, फिर तीसरे की बारी आएगी। उसके बाद दोबारा मैं पहले वाले पे आ जाऊंगा कि ठीक है अब सारों के जवाब हो गए, अब तुम अपना दूसरा सवाल पूछो, और फिर दूसरा सवाल दूसरे से की बारी आएगी, फिर दूसरा सवाल तीसरे की बारी आएगी। उसके बाद फिर दोबारा पहले पे आ जाऊंगा कि अब तुम तीसरा सवाल पूछो मेरे से। तो राउंड रॉबिन में यही होता है कि आप 1 बाय 1 सारों को इक्वल टाइम देते हैं, उसमें अगर कोई खत्म हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं खत्म हुआ तो फिर दोबारा एंड पे आप पहले वाले से रिज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, आपकी 5 प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उन सारों के डिफरेंट सर्विस टाइम्स हैं। टाइम स्लाइस लेट सपोज आपकी 50 है, तो होगा क्या 0 से 50 तक प्रोसेस 1 रन करेगी,
50 से 100 तक प्रोसेस 2 रन करेगी, 100 से 150 तक प्रोसेस 3, 150 से 200 तक, 200 से 250 तक, आपकी 250 पॉइंट तक आपकी पांचों प्रोसेसेस रन कर चुकी होंगी 50 यूनिट के लिए। उसके बाद क्या होगा, दोबारा प्रोसेस 1 की बारी आएगी और ये 250 से 300 टाइम यूनिट तक एग्जीक्यूट करेगी। उसके बाद इसकी बारी खत्म होगी, फिर अगली प्रोसेस की बारी आएगी प्रोसेस 2 की। पर प्रोसेस 2 का जो है टाइम यूनिट जो रिक्वायर्ड थे वो सिर्फ 75 थे, विच मीन कि 50 तो वो पिछली बारी में कर चुके हैं, अब सिर्फ 25 यूनिट रह गए उसके। तो होगा क्या, इट्स नॉट कि अब वो 50 टाइम यूनिट के लिए सीपीयू से मिल जाएगा, नहीं, 25 टाइम यूनिट के लिए सीपीयू उसे मिलेगा। उसके बाद बाकी जो 25 यूनिट थे वो फिर अगले को मिल जाएंगे, क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं कर रही है तो टर्मिनेट कर दिया, तो वो फिर अगले वाले को उतना टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर अगला टाइम स्लाइस इस पॉइंट से शुरू होगा, यानी 325 से 375 तक जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ जी आप। और सर फिर उस टाइम पीरियड में जितना बाकी बारी जब आएगी वो आगे उसी के बाद, तो उस टाइम पीरियड में सारा स्टोर जो सी इंफॉर्मेशन रहेगी ये फिर उधर भी रहेगी पीसीबी में। हाँ, आपकी जो स्विचिंग हो रही होगी पीसीबी में होगी। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है आपको? हाँ जी यार, एनी क्वेश्चन जो ऑनलाइन लोग हैं? ऑल राइट, ठीक है। तो क्लास ये सारा राउंड रॉबिन का कॉन्सेप्ट है कि सारों को जो है बारी बारी टाइम मिल रहा है। ठीक है, इसको अगर आप कंपेयर करें, इस अप्रोच को अगर आप कंपेयर करें पिछली वाली अप्रोचेस से, इस अप्रोच से फॉर एग्जांपल, तो राउंड रॉबिन का आपको फायदा क्या नजर आ रहा है? सर कोई भी ऐसे प्रोसेस नहीं बचेगी जो रनिंग ना हो कभी। ओके ओके क्लास, एक जो बात आ जाती है कि आपका राउंड रॉबिन जो है उसका फायदा क्या है, तो एक फायदा तो ये है कि अगर आप शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट कर रहे थे तो उसमें स्टारवेशन थी। राउंड रॉबिन में क्या हो रहा है कि स्टारवेशन नहीं है, सारों की बारी आ रही है। ठीक है, ये पॉइंट एक फायदा हो गया। पर अगर इसे कंपेयर करें, शॉर्टेस्ट जॉब छोड़ें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के साथ कंपेयर करें, तो फिर क्या होगा, फिर क्या फायदा है इसका? सर लेकिन जो लास्ट प्रोसेस है इसमें भी उसको उतना ही टोटल टाइम लग रहा है जितना फर्स्ट वाले का था। लास्ट वाला प्रोसेस है, लेकिन तो उस प्रोसेस को फिर जल्दी खत्म हो जाएगा तो हम 3 मिनट ज्यादा क्लास राउंड रॉबिन में फायदा क्या है कि हर किसी का जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो कम है। ठीक है, यानी एक लंबी लाइन लगी हुई है, आप उस लाइन के एंड पे हैं, आपको ज्यादा कोफ्त होगी, या उस लाइन में आप सारों को थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है, आपका थोड़ा थोड़ा काम हो ही जा रहा है, तो वो चीज आपको बेहतर लगेगी कि एटलीस्ट कुछ काम तो हो रहा है ना। तो एवरेज वेटिंग जो है वो इस केस में कम हो जाती है। ठीक है, पर हैविंग सेड दैट इसकी पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये एक पूरा एक सब्जेक्ट है क्यू मैनेजमेंट का, और क्या कहते हैं स्केड्यूलिंग का, क्यू स्केड्यूलिंग का, जो कि जिसपे पूरा पूरा कोर्स बन सकता है और बने हुए हैं। ठीक है, तो हम उस इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको ब्रॉड लेवल पे आइडिया होना चाहिए कि एवरेज टाइम किस में कम लग रहा है, किस में ज्यादा लग रहा है, एवरेज वेट किस में ज्यादा है, किस में कम है। ठीक है, फेयरनेस किस में ज्यादा है, किस में कम है। राउंड रॉबिन ज्यादा फेयर है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? फेयरनेस होती है जो पहले आए उसकी बारी है, अगर आप उस चीज को फेयर कहते हैं। अगर आप इस चीज को फेयर कहते हैं कि सारों को बराबर टाइम मिल रहा है, तो इन दैट केस राउंड रॉबिन ज्यादा फेयर है। तो ये कहने का मकसद क्या था कि फेयरनेस भी आप डिफाइन करते हैं कि फेयरनेस क्या है, जो पहले आया है वो पहले फारिग होगा, ये फेयरनेस है, या जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सारों को बराबर का टाइम मिल रहा है, वो फेयरनेस है। सारों को सारा बराबर का टाइम मिले वो फिर दोनों चीजें हो सकती हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे है। आप जब कोई सिस्टम डिजाइन करेंगे तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि फेयर क्या है, सारों को बराबर टाइम देना फेयर है, या जो पहले आया है उससे पहले टाइम देना फेयर है। ठीक है, तो वो दोनों चीजें हो सकती है, वो आपकी डेफिनेशन के मुताबिक फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने राउंड रॉबिन इस्तेमाल करना है, कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करना है, कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट नेक्स्ट करना है। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चंस? नो सर।
ऑलराइट, अब अगला सवाल ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रीएम्प्टिव है कि नॉन प्रीएम्प्टिव है? नॉन प्रीएम्प्टिव है कि आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, अब जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक अगले प्रोग्राम की बारी नहीं आएगी। शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट प्रीएम्प्टिव है कि नॉन प्रीएम्प्टिव? ये मैंने जो लिखा हुआ है इसे छोड़ दें, ये मैं एनिमेट करना भूल गया था, इसे भूल जाए, अज्यूम करें कि नहीं लिखा हुआ, फिर मुझे जवाब दें कि शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट जो है प्रीएम्प्टिव है कि नॉन प्रीएम्प्टिव है। कैसे? क्योंकि उसमें भी एक जब रन कर रहा है तो उसको रन करने देता है, जैसे कोई शॉर्टेस्ट है क्योंकि वो जो पहले रन कर रहा है उसको कट ऑफ करके वो नेम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास देखें, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट जो होती है असूली तौर पे वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है कि जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक अगले की बारी नहीं आएगी। ठीक है, पर हैविंग सेड दैट एक स्टूडेंट ने कहा था कि ये प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है। प्रीएम्प्टिव क्या होगा कि अगर जॉब रन कर रही है और एक कोई छोटी जॉब आ गई तो फिर उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। ठीक है, यानी मैं मैं अपने ऑफिस में किसी स्टूडेंट को जवाब दे रहा हूं तो दरवाजे पे कोई स्टूडेंट आ गया है जिसकी बहुत ही छोटी टास्क थी, तो मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, मैं जिसे जवाब दे रहा था उसे मैं रोकूंगा, जो बाय जिससे सवाल किया है कि आज लेक्चर होना है कि नहीं उसे यस नो में जवाब दे के फारिग करूंगा और फिर वापस मैं उस स्टूडेंट पे आ जाऊंगा जिसको मैं लंबा जवाब दे रहा था। ठीक है, पर इसके लिए फिर टर्म वैसे मैंने यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट लिखा हुआ है, पर असूली तौर पे भी उसके लिए टर्म होती है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, कि जो भी शॉर्टेस्ट है पहले वो रन होगी। अगर कोई और शॉर्टेस्ट आ गई उससे भी ज्यादा शॉर्ट है तो फिर रनिंग प्रोसेस को रोक के जो नई प्रोसेस आई है जो ज्यादा छोटी है उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट को भी आप अगर कहना चाहते हैं तो चले कह दें, पर असूली तौर पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो प्रीएम्प्टिव हो सकती है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है। और शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट भी है, ये इंग्लिश के लफ्ज का ही फर्क है। ठीक है, पर इसे भी अगर आप कहना चाहते हैं कि नॉन प्रीएम्प्टिव या प्रीएम्प्टिव है तो आप कह सकते हैं इस कोर्स के लिए। आगे जब हम बात करेंगे तो फिर इस इंग्लिश के एक लफ्ज फर्स्ट और नेक्स्ट में क्या फर्क है इस पर भी हम काफी लंबी बात कर सकते हैं, जो कि मैं इस लेक्चर में नहीं कहना चाहता। तो यहाँ पे आप अज्यूम करें कि आपकी जो शॉर्टेज जॉब है अगर नॉन प्रीएम्प्टिव है तो वो एक खत्म होगी फिर अगले की बारी आएगी, अगर प्रीएम्प्टिव है तो एक चल रहा है और कुछ छोटी जॉब आ गई तो उसे रोक के अगली वाली को रन किया जाएगा। ठीक है, और आखिरी राउंड रॉबिन था, ये प्रीएम्प्टिव है कि नॉन प्रीएम्प्टिव? ये प्रीएम्प्टिव है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा टाइम देते हैं एक प्रोसेस को, उसके बाद उसे रोक के दूसरी प्रोसेस पे चला जाता है। ठीक है, फिर उसे रोक के तीसरी पे चले जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एनी क्वेश्चंस क्लास? ऑल राइट देन, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, अज्यूम करें कि आपकी रेडी स्टेट में 4 प्रोसेसेस हैं और उनके अराइवल का जो ऑर्डर था वो प्रोसेस 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 था। अज्यूम करें कि आपका टाइम स्लाइस जो है वो 5 यूनिट्स का है। ठीक है, आपने टाइम डायग्राम बनाना है, अज्यूमिंग कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर रहे हैं। उसके बाद टाइम डायग्राम बनाएं इफ यू वर यूजिंग शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, और फाइनली इफ यू वर यूजिंग राउंड रॉबिन। चलें, पहले जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर लें ताकि अगले 3 मिनट बाद मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर लूं, उसके बाद अगले 2 करना। हाँ जी,
हाँ जी क्लास, इसका चलें सोल्यूशन इसका डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने करना है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, उसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रोसेस 1 आई है टाइम 0 पे, और वो कब तक रन करेगी, टाइम 15 तक। जब वो खत्म हो जाएगी तो फिर प्रोसेस 2 की बारी आएगी। प्रोसेस 2 कब तक रन करेगी, टाइम 15 से 25 तक। टाइम में 25 पे खत्म होगा, 10 पे खत्म नहीं होगा, 25 पे। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस 3 की बारी आएगी, तो वो 25 से +5 करें तो 30 तक रन करेगा। और फाइनली प्रोसेस 4 जो है वो 30 से लेके 50 तक रन कर रही होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर आप शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट कर रहे होते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले आपकी P3 रन करेगी 0 से लेके 5 तक। ठीक है, उसके बाद शॉर्टेस्ट कौन सा है, प्रोसेस 2 है, तो फिर प्रोसेस 2 रन करेगी 5 से लेके 5 + 10 15 तक। प्रोसेस 2 के बाद शॉर्टेस्ट कौन सा है, प्रोसेस 1 है। ठीक है, तो वो 15 से लेके 30 तक रन करेगी 15 यूनिट्स के लिए। और उसके बाद जो है आखिरी प्रोसेस 4 रह गया है, तो वो जो है 30 से 20 मिनट रन करेगा, विच है 30 से लेके 50 तक। आपको नजर आ रहा है कि टाइम जो है, एंडिंग टाइम जो है, ये भी 50 पे खत्म हो रहा है, ये भी 50 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि पहले कौन सी वाली एप्लीकेशन रन कर रही है, बाद में कौन सी प्रोसेस रन कर रही है। शुरू टाइम 0 पे ही हो रहा है, एंड जो है आपका वो टाइम 50 पे ही हो रहा है। ठीक है, और पहले कौन सा हो रहा है, बाद में कौन सा हो रहा है, वो आपका फर्क होगा। ठीक है, आखिरी अगर देखें राउंड रॉबिन पे आ जाए, राउंड रॉबिन में क्या होगा, टाइम 0 के ऊपर प्रोसेस 1 शुरू होगी, और वो हमने कहा था कि 5 यूनिट है, तो 1 से लेके 5 तक, सॉरी 0 से लेके 5 तक जा रहा है। 5 के ऊपर प्रोसेस 2 आ जाएगी, वो 5 से, अच्छा इसे कम करके 10 कर देंगे। फिर प्रोसेस 2 की बारी आएगी, वो 5 से लेके 10 तक चलेगी, और उसमें जो है 10 यूनिट थे, अब 5 यूनिट रह गए। उसके बाद प्रोसेस 3 की बारी आएगी, वो 10 से 15 तक चलेगी, और वो आपको नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल खत्म हो गया, टर्मिनेट कर जाएगी। फिर प्रोसेस 4 की बारी आएगी, 15 से लेके 20 तक वो चलेगा, और इसका जो टाइम रह गया है वो 15 रह गया। अब दोबारा प्रोसेस 1 की बारी आएगी। ठीक है, प्रोसेस 1 टाइम 20 पे शुरू होगी और 25 तक जाएगी, और इसका जो सर्विस टाइम रह गया वो 5 रह गया। फिर प्रोसेस 2 की बारी आएगी, वो टाइम 25 से टाइम 30 तक चलेगी, और आपको नजर आ रहा है कि ये भी अब खत्म हो गई है। उसके बाद प्रोसेस 4 की बारी आएगी, क्योंकि 3 खत्म हो चुका है तो 3 दोबारा नहीं अब रन होगा। प्रोसेस 4 की बारी आएगी, वो 30 से 35 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद अब प्रोसेस 1 रह गया और 4 रह गया, तो प्रोसेस 1 रन होगी 35 से 40 तक, और फिर वो भी खत्म हो जाएगा। और फिर फाइनली टाइम 40 के ऊपर प्रोसेस 4 शुरू होगा, रिज्यूम करेगा यानी, और 15 इसमें ऐड कर दें तो ये 10 रह गया था, वही मैंने कहा गलत था। ठीक है, अब इसे भी आप करेंगे तो 40 से लेके 50 तक प्रोसेस 4 रन करेगा, और फिर वो खत्म हो जाएगा। हाँ, 2 P4 स्लॉट हो जाएंगे, पर क्योंकि कोई और नहीं है तो आप उसे एज वन बिग स्लॉट ट्रीट कर लें। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चंस
और जो लोग ऑनलाइन है, कोई सवाल है? नो सर। ऑलराइट क्लास पे इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगला सेशन भी होगा